आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद मिनटों की बारिश में तहसील कार्यालय जलमग्न, सरकारी इंतजामों की खुली पोल, सरकारी दफ्तर में निकासी व्यवस्था फेल। बढ़ते अपराध को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, आम नागरिकों में दहशत का माहौल। बस्तर तर्ज पर मां दंतेश्वरी का भव्य पंडाल, लखोली में 9 दिनों तक मां दंतेश्वरी के दर्शन, माता दंतेश्वरी का भव्य मंदिर निर्माण। कुमार नवरात्रि विधिवत प्रारंभ, भक्तों ने माता के किए दर्शन, 9 दिनों तक चलेगा नवरात्रि का उत्सव। गरबा उत्सव समिति का भव्य आयोजन, 9 दिन 9 रंगों में रंगेगा शिवनाथ वाटिका, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने संगठन विस्तार को लेकर सक्रियता दिखाते हुए महापौर निवास पहुंचकर पूर्व सांसद एवं वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव से रायशुमारी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल्द ही संगठन विस्तार के तहत नए सदस्यों को जिम्मेदारी देने की योजना पर बातचीत की। कोमल सिंह राजपूत ने बताया कि जल्द ही संगठन विस्तार के तहत नए सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे पार्टी की मजबूती और कार्यकुशलता बढ़ सके। इस पहल से भाजपा की जिला इकाई को और अधिक संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर मधुसूदन यादव ने इस योजना का समर्थन किया और कहा कि नए सदस्यों को जिम्मेदारी देने से पार्टी की कार्यप्रणाली में नयापन और ऊर्जा आएगी। आपको बता दें कि भाजपा जिला संगठन विस्तार को लेकर जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिससे पार्टी की जिला इकाई और भी प्रभावशाली बन सकेंगी। अभी जिले की टीम की रचना करना है और उसी विषय में हम सभी अपने वरिष्ठ लोगों से, पूर्व के जितने अध्यक्ष रहे हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और संगठन में उनको स्थान दे करके उनके व्यक्तित्व को निखारने का काम हम करते हैं और इसीलिए एक एक पद के लिए एक एक कार्यकर्ता के विषय में अपने सारे वरिष्ठों से बैठ करके रायशुमारी करके उनसे बातचीत करके रचना करते हैं और अभी पूरे प्रदेश में जिला के टीम की घोषणा बारी बारी से चल भी रही है और हम भी बहुत ही जल्दी अपनी टीम की घोषणा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के विस्तार की प्रक्रिया में समय तो लगता ही है, क्योंकि हमारी ही पार्टी है जिसमें आप जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुआ तो हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ कमेटी का गठन हो गया। 100% बूथों में पूरे जिले सारे मंडल के गठन हो गए। उसके बाद निकाय और पंचायत के इलेक्शन आए, कुछ समय उसमें भी लगा और उसके बाद प्रदेश कमेटी की घोषणा भी पितृपक्ष के पहले हुई है। अब जिले की बारी है, तो ये 15 दिन जो गैप आया है वो केवल पितृपक्ष के चलते आया है। बाकी सारे इसमें प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि सही तरीके से जिले का गठन हो जाए ताकि भविष्य में सक्रिय रूप से जिला संगठन मजबूती के साथ काम कर सके। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं, लेकिन जब इसी मंदिर में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है डूंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय से, जहां कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपने ही स्कूल के कुछ छात्रों और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने आरोप लगाया है कि 17 सितंबर को कुछ छात्रों ने उसका गला दबाने की कोशिश की। जब उसने इसकी शिकायत शिक्षकों से की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित छात्र का कहना है कि अगले दिन फिर कुछ छात्रों ने उसकी पीठ पर रस्सी से मारा और धमकी दी कि अगर दोबारा शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। छात्र का दावा है कि उस पर आत्महत्या करने का दबाव बनाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। मामला सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब सामने आया तो शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम और बीईओ ने स्कूल का दौरा किया और जांच शुरू की। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार सिंह ने फांसी की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य नहीं है और खुद घर जाना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह नवोदय विद्यालय डूंगरगढ़ में ऐसा पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इसी स्कूल में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बावजूद इस बार फिर एक गंभीर आरोप सामने आना स्कूल प्रशासन की संवेदनशीलता और कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। खास बात यह भी है कि पीड़ित छात्र ने अपने वीडियो में यह दावा किया है कि स्कूल प्रशासन ने जबरदस्ती उससे एक लेटर भी लिखवाया है। 17 तारीख शाम को 6 बजे मेरे को एक भैया गला दबाए थे। किसी सर को कंप्लेंट किया था आपने? हाँ। कौन से सर को किया था? रोशन सर, एमओडी। रोशन सर ने क्या कुछ एक्शन लिया था? नहीं लिया था। और 18 तारीख को सुबह क्या हुआ था? 18 तारीख को सुबह मैं पीटी से लौटा था और मेरे को बहुत तेज प्रेशर बन रहा था। हाँ। वो लोग और कुछ लोग मेरे को बोले कि पानी नहीं आ रहा है और बाथरूम में घुसने नहीं दिए, तो मैं तैयार हो गया। अच्छा, फिर तैयार हुआ, उसके बाद फिर 2 ठोक भैया लोग रस्सी को मेरे को पकड़ा दिए और फिर उससे पहले पीठ पे एक बार मारे थे। एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, लाइक इसके आईज की बहुत प्रॉब्लम है। एक आंख, जैसे पेरेंट ने खुद बताया, एक आंख उसका काम नहीं करता है और जो दूसरा आंख है उसमें 30% ही विजन है, 70% विजन नहीं है, राइट। और उसके कारण क्या होता है कि उसे और आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, राइट। जहाँ से डॉर्मेट्री से स्कूल आना, अनेक बार आना जाना, तो वो जो थक जाता है और इवन हाउस मास्टर का खाना खाने भी नहीं जाता, उसे उठाकर खाना खाने ले जाना पड़ता है, राइट। और इस तरह की बातें आई कि ये कुछ इशू जो हुआ है कि जैसे मीडिया में आया है कि कुछ फांसी लगाने की बात है, तो ऐसी बात है नहीं सर, राइट। वो बच्चा खुद जो है घर जाना चाहता है, उसने इवन राइटिंग में भी दिया है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है और मैं, राइट, वो घर जाना एक्चुअली क्या होम सिक है और उसके प्रॉब्लम्स भी है, तो घर जाना चाहता है। इवन पेरेंट्स भी आके माने इस बात को, और पेरेंट्स ने खुद कहा है कि भाई क्या इस बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत है, इसलिए हम खुद टीसी लेना चाहेंगे। तो बच्चा खुद लिखा भी है, राइट, कि मैं जो है फांसी लगाना चाहता हूँ। अब यानी क्या रीज़न है, बच्चा हो सकता घर जाना चाहता हो, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हो, शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा। बाकी बच्चों में और उसमें काफ़ी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विज़न है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बारी डिल्यूज़न भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से तो उसको लगता है भैया मुझे परेशान किए या बच्चा मुझे परेशान किया। तो इस तरह की केसेस उसके साथ होते थे, तो हम लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, है ना। और फिजिकली सर उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वीक है वो, मतलब अंदर से, वैसे देखने में नहीं दिखता, लेकिन उसको इतना जल्दी थकान होता है, बहुत थोड़ा चलता है और थक जाता है, और वो कहीं भी सो जाता है। कई बारी हमने उसको हॉस्टल के बाहर सोते हुए देखा है, जो चबूतरा बना हुआ है, प्लस अपने मेडिकल इसमें एमपी हॉल में वो सो जाता है, स्टेज पे, क्लासेस में वो कई बारी छुट्टी होने के बाद भी सोता हुआ मिला है। तो मतलब उसको जो फटीग बहुत रहता है, मतलब बहुत जल्दी थक जाता है वो, तो वो जो यहाँ का जो डेली रूटीन है ना, उसको फॉलो करने में उसको बहुत प्रॉब्लम जाती है सर। मीडिया में जो खबर चल रही थी और अखबारों में भी छपा है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के मैंने बीओ को भेजा तो जाके पता करें, और उस वक्त कलेक्टर सर के निर्देश में मैं भी आया यहाँ पे। तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और परिवार में बहुत लाड प्यार से बचा हुआ है। हॉस्टल लाइफ की कठिनता या जटिलता को देखते हुए शायद इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में आ गई थी कि यदि मैं कुछ करूं तो शायद मुझे घर परिवार वाले वापस ले जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में ही ये चीज़ समझ में आई है, क्योंकि उसका काउंसलिंग का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, अन्य बच्चों का वो भी देखा है।
तो ऐसी घटना नहीं है जो न्यूज़ में चली है, लेकिन फिर भी ऐसी सब चीज़ों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी स्कूलों में निर्देश भी देंगे कि छोटे छोटे बच्चों में यदि किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी आ रही है तो उनका बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखा जाए। राजनांदगांव जिले और शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों से व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आए दिन हो रही चोरी, लूटपाट और चाकूबाजी और यहां तक कि हत्या की घटनाओं ने न सिर्फ व्यापारियों बल्कि आम नागरिकों को भी दहशत में डाल दिया है। के मद्देनजर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि शहर के हृदय स्थल में ही एक ही दिन में 2 चोरी की घटनाएं हुई है और अब तक कई चोरी की वारदातें हो चुकी है। बावजूद इसके कई मामलों में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि व्यापारियों और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके। देखिए, जिस दिन चोरी हुई उसके बाद मेडिकल एसोसिएशन और नरेश चौहान ने एफआईआर कराई भी थी और एसपी सर से आग्रह करके निवेदन करके आया भी था। उस बात को लगभग 3 से 4 दिन हो गया है, तो चैम्बर यही आग्रह करने जा रहा है कि उस कार्रवाई हुई क्या और हुई तो कहाँ तक पहुँची है। और मध्य में शहर के हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाए, अगर वहाँ ये घटना होती कहेंगे चिंतन का विषय है। दुर्भाग्यवश हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि चैम्बर की तरफ से जाके ऐसा दबाव बनाया जाए कि कम से कम अपराधी पकड़े जाएं और इसमें अंकुश लगना चाहिए। गणेश विसर्जन के बाद से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से गंभीरता दिखाए। शहर में इस टाइप का नहीं होना चाहिए, शांत शहर है हमारा। आज के पहले कभी इतनी घटनाएं नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा, साहब से आग्रह करूँगा कि व्यवस्था पे ध्यान दें। संस्कारधानी में गरबा उत्सव समिति द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शिवनाथ वाटिका में किया जा रहा है, जहां गरबा प्रेमी 9 दिनों तक अलग अलग रंगों और थीम के साथ गरबा का आनंद उठाएंगे। समिति के अनुसार यह आयोजन पिछले 9 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हर दिन अलग अलग थीम में गरबा खेला जाएगा, जिससे त्योहार की रौनक और भी बढ़ जाएगी। गरबा उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए समिति ने इस बार पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया है, ताकि आयोजन सुगम और सुरक्षित तरीके से चल सके। ये हमारा 9वां संस्करण है, संस्कारदानी गरबा उत्सव का ये 9वां संस्करण है 2025। और थीम हमने इस बार बहुत ही धार्मिक और पारंपरिक सोच से, जैसे माता जी के 9 दिन के 9 रंग होते हैं, तो उन 9 रंगों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार की थीम रखी है। इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब कलर ही थीम है हमारी, उसके अलावा कोई थीम नहीं। विशेष इस बार देखिए काफिला बैंड आ रहा है, देवाशीष गुरु हैं, गौरव हैं और अनिता शर्मा 3 उनके लीड सिंगर हैं। पूरे 10 दिनों के लिए इस बार काफिला बैंड यहाँ आ रहा है राजनांदगांव में। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि काफिला बैंड ने पूरे 10 दिन परफॉर्म किया होगा। 2 या 3 दिन का फंक्शन होकर रहता है। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे शारदीय नवरात्रि की पूर्व रात्रि अमावस्या पर आयोजित बाबा भैरवनाथ की भव्य खप्पर यात्रा की रंगारंग झांकियों के बीच। यह यात्रा श्री जीड़ भैरव मंदिर यज्ञ भूमि राजीव नगर बसंतपुर से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इसे देखने और इसमें शामिल होने पहुंची। चलिए अब आपको दिखाते हैं यात्रा की खास बातें। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच निकाली गई यह परंपरागत यात्रा नगर के विभिन्न चौकों पर रुकती रही, जहां भक्तों ने हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इसका स्वागत किया। यात्रा में भक्तों ने रथ को खूबसूरती से सजाया और दूर दूर से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंदिर के पुजारी के अनुसार मंदिर में कुल 5 खप्पर होते हैं, 2 खप्पर भोग के लिए, 1 जल का खप्पर, 1 विशेष प्रसादी खप्पर और 1 अग्नि का खप्पर।
यहाँ पर प्रतिवर्ष ये जीन भैरव मंदिर है, राजनांदगांव राजीव नगर बसंतपुर में स्थापित है। हर वर्ष नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिसको हम लोग कालरात्रि बोलते हैं, उस कालरात्रि के अवसर पर बाबा महामृत्युंजय हर्ष भैरवनाथ जी महाराज नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रात्रि में जो यात्रा पूरे खप्पर को लेकर के बाबा, यहाँ हमारे 5 खप्पर होते हैं, 2 खप्पर जिसमें भोग के होते हैं, 1 खप्पर जिसमें जल का होता है और 1 खप्पर जो है विशेष प्रसादी का होता है, 1 खप्पर अग्नि का होता है। वो 5 खप्पर लेकर के बाबा भैरवनाथ जी यहाँ से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्तगण हर साल यहाँ एकत्रित होते हैं। आज की रात बहुत विशेष होती है इस मंदिर के लिए और हमारे शहर के लिए भी। नगर की सुरक्षा की दृष्टि से सब प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बाबा भैरवनाथ जी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज श्री जीण भैरव मंदिर अब श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां आकर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा के शुभ अवसर पर भी यहां दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष हवन और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। मंदिर समिति की ओर से दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए स्वागत की विशेष व्यवस्था, सुरक्षा और मंदिर परिसर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो यह थी बाबा भैरवनाथ की खप्पर यात्रा की पूरी जानकारी, जो नवरात्रि की पावन बेला को और भी उल्लासमय बनाती है। इस यात्रा में शामिल होकर भक्तों ने अपनी श्रद्धा का सुंदर परिचय दिया। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कुमार नवरात्रि का पावन पर्व विधि विधान और श्रद्धा के साथ प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना कर उनके दर्शन किए और खुशहाली समृद्धि के लिए प्रार्थना की। 9 दिन तक चलने वाले इस नवरात्रि महोत्सव में मां दुर्गा की आराधना की जाएगी और उनकी पूजा पाठ का क्रम जारी रहेगा। माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने भव्य रूप में विराजमान रहती है और सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस अवसर पर मां बमलेश्वरी मंदिर में आज से पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है, जो नवरात्रि के समापन तक लगातार चलेगी। मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ़ की ओर रुख करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां के दरबार में प्रार्थना स्वरूप मांगते हैं। इस वर्ष भी भक्तों की श्रद्धा और आस्था देखने लायक है, जो मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंदिरों में जुटे हैं। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र में इस बार एक विशेष आकर्षण के देखने को मिल रहा है। यहां स्थानीय समिति द्वारा बस्तर की प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर की तर्ज पर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस पंडाल में विराजित मां दंतेश्वरी की प्रतिमा का स्वरूप भी बस्तर की पारंपरिक शैली में तैयार किया गया है। अगले 9 दिनों तक भक्तगण यहां दर्शन कर सकेंगे और मां से आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। समिति के सदस्यों ने इस पंडाल को भव्य रूप देने के लिए कई दिनों की अथक मेहनत की है। पंडाल की सजावट, प्रतिमा की भव्यता और चारों ओर का वातावरण श्रद्धा से परिपूर्ण है। समिति ने बताया कि यह पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत करता है। पंडाल में सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पहले तो राजनांदगांव के सभी भक्तजनों को मेरा जय जोहार। और हम लोग यहाँ दक्षिणेश्वरी मंदिर अगले साल बनाए थे और इस बार बना है बस्तर की माता रानी दंतेश्वरी जी को। तो मेरा राजनांदगांव के सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यहाँ आए और हमारी मेहनत को देखें, क्योंकि हम महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लेते हैं। बहुत बस्ती की सारी महिलाएं आती हैं, अपना सहयोग देती हैं और मंदिर भी और पंडाल भी बहुत अच्छा बना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ आए और मंदिर का एक बार दर्शन करें। जय माता दी। हमने कितनी मेहनत से यहाँ पर माता बस्तर की दंतेश्वरी माता का यहाँ पर रूप विराज किए हैं। धन्यवाद। राजनांदगांव में हुई कुछ मिनटों की बारिश ने तहसील कार्यालय की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी। थोड़ी ही देर की बरसात में पूरा कार्यालय परिसर पानी से लबालब भर गया, जिससे वहां आने वाले नागरिकों और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद कार्यालय के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया, जिससे सामान्य कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। फाइलें और ज़रूरी दस्तावेजों को बचाने के लिए कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी, जबकि परिसर में आने वाले लोग कीचड़ और जलभराव से परेशान नजर आए।
गौरतलब है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती महोत्सव बड़े जोर शोर से मना रही है, लेकिन तहसील कार्यालय जैसी महत्वपूर्ण शासकीय इमारत की यह स्थिति सरकार की व्यवस्था और विकास कार्यों पर सवालिया निशान खड़े करती है। स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक छोटे से सरकारी कार्यालय में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है तो प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावों पर कैसे विश्वास किया जाए। एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सरकार 25 वर्ष छत्तीसगढ़ के पूर्ण होने के बाद रजत महोत्सव मना रही है और वहीं लगातार पूरे प्रदेश के हर एक जिलों में, हर एक गांव में और हर एक गलियों पर बारिश के वक्त में चंद देरों की बारिश जो होती है, क्षणिक भर बारिश, जिसमें सारे जगह जो है वो पानी से तरबतर हो जाते हैं। अभी इस वक्त हम राजनांदगांव के तहसील कार्यालय पर खड़े हुए हैं और मौजूदा रूप में अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन 15 मिनट की बारिश हुई है और 15 मिनट की बारिश से आप जो तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये वो तस्वीरें हैं जो कि शासकीय विभाग के और शासन की उस 25 वर्षों के उत्साह का पोल खोलते हुए नजर में आ रही है कि जिस प्रकार से जो यहाँ पर सड़कों की, आम लोगों के आवागमन की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वहीं अब यहाँ का आलम कुछ ऐसा है कि चंद देरों की बारिश में पूरी सड़क जो है पानी से लबालब भर जाते हैं। आखिरकार व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार लोगों को किस प्रकार की सड़कें दे रही हैं, आखिरकार शासकीय विभाग में जो भी लोग अपने कार्य को लेकर के आते हैं वो उनको ऐसे ही रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस विषय को लेकर के उन जिम्मेदार नेताओं से जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन लोगों ने धूप और सर्दी गर्मी की व्यवस्था तो कर दी गई है, मगर वहीं बरसात के समय में जो सड़कों पर पानी भर जाती है, एक तरफ मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि नालियां भी बनाई गई है, मगर किसी भी प्रकार से नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित नहीं हो पाती है। कचरे इस तरीके से लबालब जाम हो जाते हैं और पानी जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय को लेकर के जो भी जिम्मेदार होंगे उनसे भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी आज तक के लोगों को उचित सुविधा नहीं मिल पाई है। मोहला मानपुर क्षेत्र के खड़गांव थाना अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामला 30 जुलाई 2025 को सामने आया था, जब पीड़िता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि भैंसबोड़ गांव का रहने वाला 19 वर्षीय नवीन कुमार मांझी नाबालिग को बहला फुसलाकर मुंबई ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार दबिश दी। आखिरकार 19 सितंबर को आरोपी अपने गाँव लौटा, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ और कोर्ट में दिए गए पीड़िता के बयान के अनुसार नवीन ने उसे मुंबई में कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।